वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक खास वीडियो, क्योंकि मैं आज जो बात करने वाला ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है। तो प्लीज सारे बच्चे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं क्लास 10th वाले खासकर, जो कि आपका कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। चाहे चैप्टर 8 की बात करूं या चैप्टर 9 की बातें करूं, जिसमें हम लोग एप्लीकेशंस की, आइडेंटिटीज का और वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन, जो कि कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने वाला ये वीडियो है। तो अभी तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आज आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर क्या सर क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आज आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हमने यहां पे लिया है कॉम्प्लीमेंट एंगल के हिसाब से। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल किसको कह सकते हैं? जहां पे दो एंगल का सम, वेयर टू एंगल सम इज 90 डिग्री, उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट एंगल अगर ले भी लिए है तो इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं आखिर ये बनता कैसे है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो sec 2a लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक एंगल, यहाँ पे 27 डिग्री के हिसाब से बात कर रखा है। ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है बच्चा साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है जो वेयर टू ए जो दिख रहा है ना, वो बोला गया एक्यूट एंगल। जैसे कि मालूम होना चाहिए इसका जो फॉर्मूला अगर हम बना के लिखे तो सेक अगर लिखते हैं, सेक मान लीजिए थीटा हुआ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? सेक अगर ऐसे लिखे 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉम्प्लीमेंट एंगल का यही फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको मालूम होगा। ठीक है ना, बिना फॉर्मूला का आपको कॉन्सेप्ट सही नहीं हो सकता है। तो जो जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और साथ में आप लोग को पता ही होगा क्या फॉर्मूला होते हैं नहीं होते हैं, इसीलिए आपको सारे फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा बच्चा, यहाँ पे दो तरीका दिया, या तो इसको चेंज कर लो या तो इसको चेंज कर लो। ठीक है, ये छोटा इसको चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से अगर लिखूं कॉसेक, ठीक है, और ये जो है ना ये थीटा है, ये चेंज होता है, या तो ये चेंज करो या तो ये चेंज करो। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से। अगर इसको मैं इस तरीके से अगर लिखना चाहता हूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस 2a, क्योंकि थीटा ऑफ एंगल किससे चेंज हो रहा है? थीटा ऑफ एंगल किससे चेंज कर रहा है? 2a से ना, तो ये चेंज होगा 90 माइनस थीटा। तो थीटा तो यहाँ पे है ना, थीटा किसको बोलेंगे? 2a, क्योंकि यहाँ पे यही चेंज करना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे सेक है, ध्यान सुनना, यहाँ पे ये सेक है, तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक के हिसाब से। इसी का यहाँ भी ये कोसेक यहाँ पे आ सकता है, सेक वहां पे जा सकता है, जैसे कि आपको मालूम होगा इसका फॉर्मूला। इक्वल्स टू यहाँ पे आप लिख दो कोसेक और a माइनस 27 डिग्री, चलो लिख दो, ब्रैकेट में ही है। अब ये कोसेक से कोसेक आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनली जो बचेगा वो क्या बचेगा? 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 27। ठीक है, आपको मालूम चल गया। अच्छा, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, a का a ही रहने देते हैं, ये माइनस 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री है और साथ में ये माइनस में इस तरफ आ जाएगा, तो क्या बचेगा? क्या होगा? 27 प्लस में चला जाएगा। अब इसको जोड़ लो तो 7 और 9 2 यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चा 3a। होगा कि नहीं होगा? अब आपको यहाँ पे क्या करना है? 117 को 117, ये जो दिख रहा है आपको 117, तो यहाँ पे 117 को आप डिवाइड कर लो 3 से, तो आपको एक्यूट एंगल जो कि फाइंड करने के लिए बोला गया है वो आ जाएगा 3 है, मतलब लास्ट में 7 है, मतलब 9 3 7, मतलब 100% 39 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट ये है कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, जो कि आपको मैंने समझा दिया, जो दो एंगल का जो सम अगर 90 डिग्री होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये आपको समझ में आ गया? आपने इसको लिख लिया? ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातें कर लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चंस में अगर बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिख रहा होगा। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया है tan b इक्वल्स टू 12/5, देन फाइंड sin b। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल तो लिख दिया, tan का दे दिया, यहाँ पे tan b लिखा हुआ। इसका मतलब यही हुआ बच्चा, यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाए, देखिए इसमें भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। तो मान लो यहाँ पे a मैंने लिखा, यहाँ पे b लिख देते हैं और यहाँ पे c लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका b का वैल्यू दिया है। इससे मतलब यही समझ में आता है ये 90 डिग्री a पे बन रहा होगा, ठीक है, या तो c पे बन रहा होगा, b पे लेकिन नहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, a पे ही बना लेते हैं और इसका b यहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि
इसका मतलब ये हुआ tan b का मतलब जो एंगल ऑफ थीटा है यहाँ पे बन रहा है, मतलब एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे लिखा हुआ tan b लिखा हुआ है ना, तो tan यहाँ पे लिखेंगे tan b लिख देते हैं, जो कि लिखा हुआ है 12/5 आपको दिया हुआ है। मालूम होना चाहिए बच्चा, अगर एंगल ऑफ थीटा अगर इसका अगर बात करता है तो इसको क्या बोलते हैं, बेस। अगर एंगल इस एंगल की बात कर रहा है तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन जैसे ही अगर बोल दिया जाए कि यहाँ पे एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये बनेगा बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर बनेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो tan b मतलब एंगल यहाँ पे है ना, तो आप इसको ABCD आपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो बच्चा, जैसे tan b के बात कर रहा है तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है, P/B होता है। पहले ये बताओ tan का क्या होता है फॉर्मूला, P/B परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप परपेंडिकुलर किसको बोलोगे, AC को बोलोगे ना। तो अगर ये AC अगर मान लीजिए आपका परपेंडिकुलर हुआ और बेस किसको बोलेंगे, AB बोलेंगे, तो आपको निकालना क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आप पहले पाइथागोरस थ्योरम से उसको निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, इतना ही लिख देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस मतलब यहाँ पे BC, यही ना होगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, BC। तो BC के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर। ठीक है, और हाइपोटेनियस, ये तो गड़बड़ लिख दिया मैंने, हाइपोटेनस मैंने तो BC को माना था ना, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस मतलब यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर होगा, और परपेंडिकुलर मतलब हो जाएगा AC का स्क्वायर। चलो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चा, बेस मतलब यहाँ पे देख सकते हो B लिखा हुआ है, तो बेस की अगर बात करें कितना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस AC कितना आपका, AC कितना है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 के स्क्वायर की बात करें तो हो जाएगा 25, और यहाँ पे 12 के स्क्वायर करें तो 144। अब दोनों को जोड़ लिया जाए तो 169, और रूट का भर अगर कर दें यहाँ पे सिर्फ BC लिख के, यहाँ तक तो BC स्क्वायर चलेगा, यहाँ तक BC स्क्वायर, और जैसे स्क्वायर को मैंने खत्म किया, रूट शिफ्ट किया तो ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या निकल का आया, BC जो निकल का आया बच्चा 169 का हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पे 13 निकल के आया BC, मतलब ये हो गया आपका 13, ये हो गया AB कितना है, AB हुआ 5 और ये हो गया 12। ये तो ठीक है, यहाँ पे आपने सारे रेशियो सारे साइड्स आपने निकाल दिया। तो अब मकसद क्या है निकालने का, तो है मकसद साइन B का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चा, अब एक अगर मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, अगर यहाँ पे इस एंगल को निकालना है, अगर एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे है तो बेस ये बनेगा, और यही अगर एंगल ऑफ थीटा यहाँ होता तो ये बनता। तो इस तरीके से आपको हो सकता है साइन B कॉट B कॉट C भी पूछा जा सकता है, कॉट B कॉट C भी पूछा जा सकता है, दोनों को सम करने के बाद ही पूछा जा सकता है। तो आपको जब भी कोई भी अगर एंगल की बात कर रहा है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिलहाल यहाँ पे बोला गया है साइन B, अगर मान लीजिए साइन B की बात करें, इसका मतलब यही हुआ जो एंगल ऑफ थीटा यही बन रहा है, और जब एंगल ऑफ थीटा अगर यहाँ पे बन रहा है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो अगर ये P/अगर H होता है बच्चा, तो P एंगल ऑफ थीटा यहीं पे, तो P मतलब परपेंडिकुलर जो कि कितना होगा 12 होगा, और H जो कि मैंने निकाला यहाँ पे H मतलब ये हाइपोटेनियस कितना है 13, यहाँ पे हो जाएगा 13 होगा ना, कितना हो जाएगा 13। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो सर यहाँ पे क्या, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया वीडियो में, जो आपको मैं बस कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। यहाँ पे क्या बोले, तो कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से एंगल ऑफ थीटा कहाँ पे किस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, किस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है ना, ये होता है कॉन्सेप्ट। ये भारी भरकम क्वेश्चन से ये नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको आने वाला है बच्चा, वो आपका आने वाला है बहुत ही आसान ही, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको पता ही होगा पूरे तरीके से, आपके लाइफ से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस के साथ पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको आने चाहिए, छोटा ही सही लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। चलो नेक्स्ट की बातें कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बोला गया इफ कॉस, यहां से देखो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपका कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा बच्चा। तो यहां बोला गया है इफ कॉस A + B = 0 डिग्री, चलो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो cos A + B = 0 डिग्री है, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है sin
a-b इक्वल टू 3। जैसे कि मालूम चल रहा है यहाँ पे 3s का कोई ऐसा वैल्यू होता नहीं है, साइन में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कोई 3 उधर आता नहीं है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको 1/2 लेके चल लेता हूँ। ठीक है, 3 नहीं तो 2/√3 भी ले सकते थे, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1/2, ऐसे लेके चलो। ठीक है, अब जैसे देखो लिखा वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा और बी का वैल्यू क्या होगा, इसमें से आपको बताना होगा। तो यहाँ पे एक तरफ मान के चलो, यहाँ पे ये दिया गया a प्लस बी इक्वल टू 0 डिग्री दिया हुआ है कॉस के लिए, और साइन के लिए दिया है a माइनस बी इक्वल टू 1.5 दिया, 1/2 दिया हुआ। तो अब इस केस में हम लोग को अगर यहाँ पे अगर सॉल्व करना हो तो क्या होगा वैल्यू, तो देखो जैसे बच्चा पहले एक को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक पहले इक्वेशंस को इस तरफ से निकालते हैं। जैसे देखो ये कॉस लिखा हुआ है ना, कॉस a प्लस बी की अगर बातें करें, अगर ये लिखा हुआ है तो क्या ये जो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस जो 90 डिग्री होता है ना, वो किसके वैल्यू के बराबर होता है, कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चा, 0 डिग्री के बराबर होता है। मालूम चल गया ना, कॉस जो होगा वो 0 डिग्री के बराबर में 90 डिग्री होता है। तो इसमें अगर मान लीजिए इस कॉस को इस कॉस से अगर कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे इस तरफ अगर आते हैं, इसको अगर चेंज कर लेते हैं, साइन a माइनस बी है, ठीक है ना, इक्वल टू, अब ये साइन की अगर बात करें तो बताओ साइन 1/2 का वैल्यू कितना होगा, साइन 1/2 का अगर वैल्यू अगर हम लोग यूज करते हैं तो 1.5 45 डिग्री होगा, कितना होगा, तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन का जो होगा वो 30 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 30 डिग्री लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री के हिसाब से बात, इसको इससे कैंसिल कर लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका है सेकेंड इक्वेशन, ये आपका है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो आपको वैल्यू के हिसाब से पुट कर लेने, ऐसा पुट करना है जिससे ये आ जाता है। साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, आप लोग चेक करना। और उसके बाद यहाँ पे cos 90 डिग्री जो होता है बच्चा, वो किसके बराबर होता है, 0 डिग्री बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस cos से इस cos को मैंने कैंसिल कर लिया, इस साइन से साइन को मैंने कैंसिल कर लिया क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे दो इक्वेशंस आ गया। अगर हम लोग इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, सिंपल सा लॉजिकल हम बात कर रहे हैं, तो a प्लस बी और यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है 90 डिग्री, और यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री। अगर आप इसको ऐड कर रहे हो बच्चा, अगर आप इसको ऐड कर रहे हो तो ऐड करने में क्या होगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, 2a होगा, और यहाँ पे 90 और 30 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो a का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पर अगर b का निकालना होगा तो आप दोनों इक्वेशन में से पुट कर लो। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ पुट a इक्वल्स टू 60 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में अगर पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री और प्लस b यहाँ पे आ जाएगा, तो सिर्फ b लिखो या एंगल b लिखो, तो वैसे तो सिर्फ b ही लिखेंगे। 90 हुआ तो आप सिर्फ b के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे 90 और माइनस 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो b का हो जाएगा 30 और एक हो जाएगा 60, तो दोनों का दोनों एंगल a और b क्या है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल किसको कहते हैं बच्चा, जहां पे आपका 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री के कम, 90 डिग्री से कम, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्यूट एंगल। अगर एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, पता ही होगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट यही है। तो आपको पहले क्या करना होगा, आपको वैल्यू पता करना पड़ेगा। ये जो 0 लिखा हुआ है 0 डिग्री नहीं है, ये 0 लिखा हुआ है, ये 0 कॉस में कितने के बराबर होता है, तो कॉस में 90 डिग्री बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको चेंज करना था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करिए 1/2 साइन में, यहाँ जो दिखेगा ना
इसी के साथ इसको कंपेयर करना है। ये नहीं इसके लिए आप 1/2 आप कॉस में ढूंढ लोगे, ऐसा नहीं। अगर यहाँ पे साइन की बात कर रहे हैं ना, आपको साइन ही का 1/2 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको ढूंढना पड़ता है, और ये जब ये ढूंढ लिए तो ये साइन का 1/2 अगर बात करें किसके लिए होता है, 30 डिग्री होता है, साइन से साइन कैंसिल। यहाँ पे एक इक्वेशन से बना और दूसरा इक्वेशन इस टाइप का हम लोग यहाँ पे बना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देख लो बच्चा, इसको बोला गया सिंप्लीफाई करने के लिए। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको टफ जरूर यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। चलो समझते हैं। यहाँ पे इसको जो अगर देख रहे हो बच्चा, इसको दो तरीके से बना सकते हो, इसको दो तरीके से बना सकते हो। जैसे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब बाय में यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आपको देखिए दो तरीके से तोड़ सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला आइडेंटिटी अगर मालूम है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है ना बच्चा, वो किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर अब बाय में क्या होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर में होता है। साइन बाय कॉस इक्वल्स टू tan। फिलहाल यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर लगा दिया बाय। अब यहाँ पे है 1, तो यहाँ लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के लिए क्या होता है, कॉस बाय साइन। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, अब बाय में लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, तब ना कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है इसी वजह से स्क्वायर लगा, अगर स्क्वायर यहाँ पे नहीं रहता तो सीधा सीधा हम लोग साइन बाय कॉस तो tan के बराबर हो जाता और कॉस बाय साइन हो जाता कॉट के बराबर। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो न्यूमरेटर आपको दिख रहा है बच्चा, ये जो आपको न्यूमरेटर दिख रहा है इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन तो सॉल्व करना होगा। तो कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बाय में यहाँ पर निकल के आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए आइडेंटिटी जो फॉर्मूला होगा उसको भी आपको सिंप्लीफिकेशंस की तरह सोचना पड़ता है, इसको कैसे तोड़ सके, कहाँ हद तक वो टूट सकता है और जहां मुझे पहुंचना है वो मिल रहा है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात होता है। अब नीचे का भी अगर फ्रैक्शंस की अगर बातें करो, यहाँ पे सॉल्व करो तो साइन स्क्वायर ए प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब बाय में हो जाएगा बच्चा साइन स्क्वायर ए। अब देखो बच्चा ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से क्या करना होगा, डिवाइड। अगर मैं इसको डिवाइड अगर करता हूं तो रेसिप्रोकल तो होबे करेगा। तो यहाँ पर आप लिख लो कॉस स्क्वायर ए, बस समझाने के लिए, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कटा सकते हैं। ये इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो ये इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप देखो ये फ्रैक्शंस अगर यहाँ पे दिया गया है तो इसको जब इससे डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद क्या होता है, जो सेकंड टर्म होता है वो रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो यहां बचेगा आपका साइन स्क्वायर, ठीक है ना। और कॉस स्क्वायर कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए। तो बताओ बच्चा साइन स्क्वायर ए, अब बाय में जो कॉस स्क्वायर ए है वो किसके बराबर होता है, तो सर वो tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यही हुआ आपका सिंप्लीफिकेशन, मतलब इसके आगे आपको रिड्यूस नहीं करने हैं, ठीक है ना। इतना काफी, आप चाहो तो सेक में कर सकते हो लेकिन इतना काफी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफिकेशंस को भी बनाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशंस मतलब इसको रिड्यूस करना होगा जहां तक ये हो सके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चले ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बातें करें तो यहां पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गिवन 2 cos 3 थीटा, ठीक है। रूट थ्री नहीं, ऐसे इसको नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। चलो इसका क्वेश्चंस को मैं सही कर देता हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऐसे तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखो, cos 3 थीटा इक्वल्स टू √3 अब बाय में 2, ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब ऐसे करके लिखा हुआ है तो यहाँ बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो बच्चा आप लोग को मालूम होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे √3/2 की अगर बात कर रहे हैं तो कॉस में आपको क्या होता है, अगर कॉस की आप बात अगर कर रहे हो तो √3/2 किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे कॉस
3 थीटा ऐसे रहने दो और यहां पे लिखो कॉस √3/2 किसके बराबर होता है बच्चा? 30 डिग्री के बराबर होता है। ध्यान रखना, कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो देखो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शंस वाला ही वीडियो में है, मतलब क्वेश्चंस में है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आसान तो लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जब आपको इसमें थीटा निकालने की बात कर रहा है तो ये जो √3 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 2 यहाँ पे आना चाहिए, ये टाइपिंग एरर है। तो यहाँ इससे पहले भी क्वेश्चन में टाइपिंग एरर ही था, √3/2 है ऐसे करके, ठीक है ना, ये 2 यहाँ पे नहीं है। तो अब है cos 3 थीटा, इसके हिसाब से हमको निकालना है। अब क्या हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हुआ तो 3 और ये थीटा है इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। अब थीटा इक्वल टू की बात करें तो 30 डिग्री को 3 से डिवाइड कर लिया जाए तो थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है भैया? तो वो आ रहा है 10। अब जो आ रहा है उसी के हिसाब से लाना पड़ेगा। थीटा ऑफ एंगल का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ गया? बस यही करना है इस क्वेश्चन में, बस यही करना है, थीटा का वैल्यू निकालना था, बस चेंज करने के लिए आपको आना चाहिए किस तरीके से इसको चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है। इफ tan थीटा, यहाँ ध्यान समझिएगा बच्चा, यहाँ पे आप ध्यान से सुने क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर tan थीटा का वैल्यू, इसको सॉल्व करते हैं, बोला यहाँ पे tan थीटा, तो tan थीटा का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया आपका a/b दिया हुआ है। चलो ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे प्रूफ दैट बोला गया, ये जो है ना इसके बराबर में आ जाना चाहिए। चलो दिख तो रहा होगा। सो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे लिखते हैं और साइन थीटा, ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस b cos थीटा। अच्छा मैं क्या करना चाहता हूं, अगर ये चाहिए तो मैं सबको डिवाइड कर लेता हूं cos थीटा से, ठीक है। तो इसको भी मैं डिवाइड कर लेता हूं cos थीटा से, इसको भी डिवाइड कर लेता हूं cos थीटा से, ठीक है। अब नीचे अगर बात करें, नीचे ये तो सिर्फ न्यूमरेटर का हुआ, यहां भी लिखा हुआ है तो साइन थीटा, तो साइन थीटा को मैं डिवाइड कर लेता हूं cos थीटा से, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है, फिर b cos थीटा और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे b cos थीटा को डिवाइड करना है cos थीटा से। सर बोलेंगे सर आप cos थीटा से डिवाइड क्यों किए? देखिए आपके पास ये गिवन क्या दिया हुआ है, tan, ये दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू a/b लिखा हुआ है। अगर मैं साइन को cos से डिवाइड किया तो साइन बाय cos क्या होता है, tan, याद होगा ना। इसी वजह से मैंने इसको ऐसा डिवाइड किया। तो आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर we are divided by cos थीटा। हम लोग किससे डिवाइड किया भैया, cos थीटा, न्यूमरेटर और एज वेल एज डिनोमिनेटर को, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को वी आर डिवाइडेड किससे, cos थीटा से, ठीक है। बात समझ में आ गया ना, क्योंकि ये भी बात समझ में आया कि मुझे क्या चाहिए था, tan थीटा। अब जैसे देखो बच्चा, जैसे मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो बात तो सही है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan थीटा, तो यहाँ पे आप लिखो tan थीटा, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब प्लस में यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिए तो बचेगा 1, तो यहाँ से बचेगा b, वैसे माइनस में है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। उसके बाद यहाँ पे आते हैं साइन बाय कॉस, फिर से यहाँ पे क्या बचेगा, tan थीटा, है ना, और ये प्लस, और ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचेगा b। बात समझ में आया? यहां तक बात है आपको क्लियर हो गया? यहां तक बात है क्लियर हो गया ना, क्यों यहाँ पे मैंने किया था साइन से कॉस से क्यों डिवाइड किया। अब चलो यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पीडीएफ के हिसाब से बनाया है तो थोड़ा सा जगह को दिक्कत होगा। अच्छा बच्चा, tan थीटा जो है किसके बराबर है, a/b के बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या करो, जहां जहां tan है वहां पे a/b लिखो, तो a इंटू a/b अब माइनस b, फिर यहाँ पे a इंटू फिर से a/b
अब प्लस में बी, आपने ऐसे लिख लिया। अब इसको यहां से इधर आते, वो तो मैंने इसका नोटेशन दे दिया भाई, मैंने दोनों साइड डिवाइड किया। बात समझ में आ रहा है ना, आपको बात समझ में आ रहा है। मैंने इसको पहले कॉस से दोनों तरफ डिवाइड कर लिया, जो कि मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको मालूम है जो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, a बाई बी, तो अब यहाँ पे tan थीटा की जगह पे मैंने a बाई बी लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा a स्क्वायर, यहाँ बनेगा b, अब माइनस यहाँ बनेगा b, अब बाएं में यहाँ पे भी a स्क्वायर, बाएं में बनेगा b, और फिर प्लस में बनेगा यहाँ पे b। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा, फ्रैक्शन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बाई में यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में b, अच्छा ये तो नीचे छूट गया, नीचे में तो b भी तो होगा, नीचे में b हो जाएगा। ये फ्रैक्शन, ये मैंने न्यूमरेटर के ऊपर वाले को सॉल्व करा, जो कितना आया। अब अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पे 1 लगा के फ्रैक्शन में सॉल्व कर ही सकते हो ना, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, अब बाई में क्या हो जाएगा बच्चा, b। तो बहुत ही सिंपल है। अब क्या करना होगा, इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए, जब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, आपके पास बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब बाई में बचा a प्लस में b, नीचे 1 बचा हुआ है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 रखने से, हो गया। आपको ये प्रूफ हो गया, ये आपका आ गया RHS आ गया। यही था ना आपको लाने के लिए। तो देखो सिंप्लीफिकेशंस यहाँ पे एक तरीके से चला, और दूसरी बात यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज मैंने यूज नहीं किया, बस क्या है ना, आपको लिखा हुआ था tan थीटा इक्वल्स टू, अगर ये दिया हुआ है तो आपको इस तरीके से निकालना होगा। तो आपने क्या किया, भाई ये tan अगर दिया हुआ है, अगर मैं साइन को cos से डिवाइड करूंगा तभी तो tan आएगा, तभी तो ये वाला वैल्यू आपका यूज हो पाता ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया और फिर इस तरीके से बस सिंप्लीफाई कर दिए। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया बच्चा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है, चलो आइडेंटिटीज आ गया। आइडेंटिटीज को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आपको फॉर्मूला जो आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, उसी तरीके से आपको जो जितने भी आइडेंटिटीज है प्लीज उसको याद कर लें, तो आपको क्वेश्चंस बनबे करेगा। ये आइडेंटिटीज को बनाने का एक तरीका ये है, पहले आप या तो सेपरेट बना लो, LHS इक्वल्स टू RHS जो होता है, पहले LHS को बना लो, उसके बाद RHS को बना लो, ये भी तरीका सही है। और नहीं तो आप क्या करो, LHS लेके चलो और RHS पे पहुंचा दो। तो ऐसा करने के लिए आपके पास फॉर्मूला का भंडार याद होना बहुत जरूरी है। तो ये रहा आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट, छोटा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसका मतलब ये हुआ आपको कहाँ पे कब उसको लेके चलना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है, ये आपका प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये अगर आपको है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये सोचना होगा जो मेरे पास LHS में क्या दिया हुआ है और RHS में मुझे क्या दिया हो, किस तरफ से चलेंगे ब्रेक करते हुए जो वो चीजें मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट होता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है जैसे अगर मैं बनाऊंगा उसी तरीके से आप भी बनाओगे, या कोई और जैसे बनाए वैसे बनाओगे, नहीं, ऐसा नहीं। आप ब्रेक किस तरीके से किस फॉर्म में करना चाहते हो और उसी के हिसाब से ही आपको आगे लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीका हो सकता है तोड़ने को। तो मैं यहाँ पे LHS इक्वल दिया हुआ है ना, तो आपको इक्वल से मैं पहले लेके इसको सॉल्व करता हूँ, LHS इक्वल टू RHS को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको मान लेते हैं ये LHS है। सेक का अगर बात करें बच्चा तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पे सेक का रेसिप्रोकल मैंने लिखा कॉस। देखो वहां पहुंचना है, अलग अलग तरीका है। माइनस इस कॉस को मैं कॉस ही रहने देता हूं, क्योंकि इसके फ्रैक्शन जब सॉल्व करेंगे तो आराम से आ जाएगा। ये डॉट लगा हुआ है मतलब इनटू है। कॉट का क्या आप लिख सकते हो, फ्रैक्शंस कॉस बाय साइन, याद है ना, ऐसे फॉर्मूला आप लिख सकते हो। तो ये हो गया। फिर यहाँ प्लस है, टैन का मैंने अभी बात किया था, टैन का क्या होता है, साइन बाय कॉस, होता है कि नहीं होता है। यही तो आपको ट्रिक्स याद रखने हैं, यही तो फॉर्मूला याद रखने किस तरीके से चलना है। अच्छा ये आपका क्या है, RHS। अब यहाँ देखो मैं इसको ऐसे ही लेके चलता हूँ, इसको फ्रैक्शन जो है इसके ब्रैकेट में इसको लेके सॉल्व करते हैं। नीचे कुछ भी नहीं है तब क्या लगा लो 1, cos a और 1 का एलसीएम कितना निकल के आएगा बच्चा, cos a ही आएगा। cos a को इससे अगर लेके चलते मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करते हैं तो cos को 1 से डिवाइड करेंगे तो cos, और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना।
अब यहाँ पे इंटू है, साइन ए और कॉस ए का फ्रैक्शंस मतलब एलसीएम कितना निकल के आएगा, साइन ए और कॉस का एलसीएम तो निकल के आएगा नहीं, तो आप क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे लिखो साइन ए और कॉस ए, ऐसे करके लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे बचा, आप जैसे देख रहे हो, अगर साइन ए कॉस को, साइन और कॉस को अगर डिवाइड करते हैं साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ भी एलसीएम, इस एलसीएम में से अगर कॉस को कॉस से डिवाइड होगा, मतलब पूरा में ना ये एलसीएम है कॉस और साइन, तो अगर मान लीजिए कॉस और साइन को अगर कॉस से डिवाइड करें तो कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन, साइन को ऊपर न्यूमरेटर जो दिख रहा है साइन, उससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बात समझ में आ गया। जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा, यहाँ पे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना, जैसे फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे साइन स्क्वायर ए अब प्लस में कॉस स्क्वायर ए, वो होता है 1 के बराबर। अब आपको चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो सिर्फ ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर माना जाएगा, इसको प्लस है उधर भेज देंगे तो ऐसी फॉर्मूला बनेगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे आप यूज कर लो साइन का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर मैंने यूज किया, अब बाय में नीचे में हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ पे जो डॉट नजर आ रहा है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, जैसे कि आप वहां पर देख रहे हो, तो यहाँ लिखते हो 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा साइन, अब बाय साइन ए और कॉस ए, यही ना आएगा। तो अब देखो जैसे ये आया तो साइन को इससे कैंसिल करेंगे तो ऊपर एगो साइन बचेगा, है कि नहीं है। अब नीचे की अगर बात करें, अब इसको ऐसे लिख सकते हो साइन ए, अब बाय में क्या हो जाएगा कॉस ए, ऐसे करके इनटू में यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए, ऐसे करके भी लिख सकते हो, 1 ऊपर है, ये नीचे में कॉस बच गया, तो इस तरीके से होगा। अब बच्चा ये डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है इनटू, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप बताओ साइन बाय कॉस जो होता है, साइन बाय कॉस वो किसके बराबर होता है, साइन बाय कॉस किसके बराबर था tan, तो यहाँ पे लिख दो tan, लिख दिया tan a। अब ये जो इनटू है जिसके जगह पर डॉट हम लोग यूज कर रहे हैं, 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का होता है, तो ये रहा आपका सेक a, यही आपको प्रूफ करना था बच्चा। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। तो आप देखो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो भाई आपको पहुंचना कहां पे है, उसके लिए आपको किस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हो। अगर इसको ब्रेक अगर नहीं करते तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज हमको यूज नहीं हो पाता। तो आइडेंटिटीज को यूज करने के लिए जितने भी आपके पास याद है फॉर्मूले आपको दिया गया है, वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये, आप LHS से RHS पहुंच सकते हो या LHS को RHS को दोनों अलग अलग भी बना सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। आगे की अगर बात करें यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे भी आपका आइडेंटिटीज है। ठीक है ना, क्योंकि अधिकतर जहां तक मुझे लगा बच्चा लोग जो है ना आइडेंटिटीज पे बहुत ज्यादा ही फंस जाते हैं। ठीक है बच्चा, चलो अब यहाँ पे अगर बात करें प्रूफ दैट लिखा हुआ है, तो यहाँ देखो ये है कॉस, कॉस साइन यहाँ पे सिर्फ नजर आ रहा है ना, तो कॉस साइन जो है वो बिल्कुल कॉसेक के रिलेशन में आता है, जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक होता है। तो यहाँ पे मुझे कोई चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा सीधा सीधा इसका फ्रैक्शन एलसीएम जो भी है इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, इतना पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग ये कहने के सर इसको थोड़ा इसको लेके RHS को LHS लेके चलिए, नहीं हो पाएगा। अगर कॉसेक का अगर रेसिप्रोकल अगर करते भी हैं तो क्या निकल कर आ जाएगा साइन आएगा ना, तो 2 बाई साइन भी अगर प्रूफ कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, हम लोग LHS से लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर LHS से लेकर चलते हैं तो 1 प्लस कॉस ए और साइन ए का फ्रैक्शंस कितना बनेगा, एलसीएम 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 एलसीएम, ये तो निकलेगा नहीं, इसको हम लोग सिर्फ क्या करते हैं ब्रैकेट में लेके ऐसे को फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अगर ये एलसीएम हुआ बच्चा तो इस एलसीएम को अगर फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अगर थीटा की बात चल रहा है तो। उसके बाद यहाँ पे ये एलसीएम है, इस एलसीएम को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस, और 1 प्लस कॉस ऊपर भी है 1 प्लस यहाँ भी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी
लिखा जा सकता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे चल रहा हूँ LHS से, मुझे पहुंचना है RHS, ठीक है। तो ऐसे करके लिखा। तो आप देखो इसको बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आप ये यूज कर लो, ठीक है ना। तो अगर ऐसे यूज करेंगे तो आप लोग देखो उसको यूज करेंगे फिर इसको तोड़ेंगे तब भी हो सकता है, चांसेस आने का है, ठीक है ना। अगर मैं इसको सीधा सीधा ऐसे ही रहने दूं तो साइन को साइन ही रहने दो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना उस पे एक्सपैंड कर दो। अगर एक्सपैंड अगर करते हैं तो क्या बचेगा 1 मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब बाय में अगर बात करें तो इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, इसको कोई चेंज मत करो 1 प्लस, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई इसका आइडेंटिटी होता नहीं है जिससे आप कोई काम कर पाएगा, ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। अब बच्चा इसको अरेंज करते हैं, इसको अगर मैं अरेंज करूं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनेगा 1। तो आप चाहो तो यहाँ 1 लिखो, ये 1 कहां से आ गया, समझ में आ गया ना। मैंने इसको इसके साथ क्या किया अरेंज किया। अब ये 1 है, ये 1 लिखे, फिर यहाँ पे क्या है 2 प्लस में कॉस थीटा। नीचे की अगर बात करें तो 1 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा और फिर यहाँ पे आपको दिया गया है साइन थीटा, यही है ना। तो देखो बच्चा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अच्छा ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ही ऐड करना होता है। तो अगर इसको मैं अगर ऐड करूं तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 तो 2, तो 2 प्लस यहाँ पे 2 कॉस थीटा। अब बाय में यहाँ पे बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, यही ना। अब बच्चा थोड़ा सा यहाँ पे जगह की अभाव है तो हम लोग क्या करते हैं इसको लेके इधर आते हैं, ठीक है। अगर मैं ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा में से अगर 2 को अगर कॉमन ले लूं, यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लिया तो 2 अगर कॉमन लेने के बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। बताओ ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर 2 है तो 2 अगर बाहर चला गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे में क्या बचा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या बचा हुआ है बच्चा साइन थीटा। तो आप देखो अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म हो गया, तो अब इसको कैंसिल करो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बाकी रह गया 2 अपॉन यहाँ पे साइन थीटा। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 into 1 बाय साइन थीटा, ऐसे करके मैंने लिख दिया। जैसे कि मालूम होना चाहिए 1 बाय साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का। तो आपका ये वाली बातें आ चुका है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से चुना था, ठीक है। यहां तक बातें आपको समझ में आ रहा है। देखिए समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो उसके पीछे का कारण होता है आपको फॉर्मूला सही तरीके से याद नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही कहता है जो आपको पहुंचना कहां है वहां तक के लिए आपको पहले रास्ता मालूम होना चाहिए, भले लंबा रास्ता हो या छोटा रास्ता हो, ठीक है बच्चा। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका दिख रहा होगा, यस 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 इवैल्यूएटिंग है। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए बच्चा वैल्यू किसका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस वैल्यू वाला अगर हम कहते डायरेक्टली आए चाहे नहीं आए लेकिन इनडायरेक्टली आ सकता है, जैसे किसी एंगल के वैल्यू के हिसाब से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट ये है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आपको वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए तो आप याद करो, उसकी या तो उसका शॉर्टकट है जो कि मैं आपको वीडियो में दे चुका हूं, शॉर्टकट को आप देख सकते हो, ठीक है। यहां पे बोला गया है इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए 2 लिखा हुआ है, तो 2 अब cos 45 फिलहाल तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है लेकिन cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसके हिसाब से आपको नाम क्या बोलते हैं वैल्यू याद रखना है। तो इसका वैल्यू होता है आपका 1/√2 होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो बच्चा यहाँ पे क्या करो स्क्वायर लगाओ, प्लस tan 60 के वैल्यू होता है √3, तो इसको करना पड़ेगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर लो, ठीक है। चलो हमें यहाँ पे स्क्वायर से क्लोज कर दिए, माइनस अब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अब ये साइन स्क्वायर यहाँ पे कर लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लिए यूज कर लो, ठीक है। अब बोला गया यहाँ पे साइन 45 डिग्री तो उतना ही होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 लगा देंगे,
चलेगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर माइनस tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, √3 का, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके नीचे में आते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे tan 30, तो tan 30 का होता है 1/√3 प्लस कॉट, अगर हम लोग यहाँ पे अगर 60 की अगर बात करें तो कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट 60, तो कॉट 60 लेकर अगर चलते हैं तो कॉट 60 कितना आ जाना चाहिए, कॉट 60, तो कॉट 60 का भैया कॉट 60 का 1/√3 है ना, कितना हो जाता है 1/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। मतलब ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसको कैलकुलेशंस करना है, 1/√2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 1/2 होता है, प्लस उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट में रहने देता हूँ, -6, और फिर यहाँ पे अगर 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/2 माइनस यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा 3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होता है, उतना ही होता है ना, 3। अब यहाँ पे √3 और √3 का फ्रैक्शन सॉल्व करूं तो यहाँ बनेगा एलसीएम कितना, √3 बनेगा, और यहाँ पे 1 + 1 बनेगा ना, बनेगा, दोनों का तो सेम ही है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं सीधा सीधा कैलकुलेशंस आ जाए, इतना लंबा नहीं करने वाला हूं। देखो 3 2 9 6, 3 2 कितना होगा 6 होगा, और 6 को अगर हम लिखते हैं तो 6/2 होगा। अब 6/2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे 2 इंटू, अब यहां से यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। जैसे इसका फ्रैक्शंस मैंने सॉल्व किया, 3 2 6, और 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ देखो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 को अगर हम 1 माइनस अगर 6 करते हैं तो -5, अब -5/2 बचा, तो -5/2 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 6 इंटू हो जाएगा 5/2। कैसे आया प्लस में 5/2, समझ में आ गया होगा ना। इसको जो आप सॉल्व करेंगे बच्चा 3 2 6, मतलब 1 - 6 = बचेगा -5, और -5/2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं इस माइनस के साथ तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये बना। और नीचे में अगर बात करें तो 1 + 1 कितना बनेगा 2 बनेगा, और नीचे में √3 दिया है तो √3, लेकिन यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको इससे कैंसिल कर लो, इसको इससे कैंसिल कर लो, ठीक है। 7 यहाँ बच रहा है, अब प्लस यहाँ बच रहा है 5, और नीचे में बच रहा है यहाँ पे आपका 2/√3। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा जो 2/√3 है, इसको मैं यहाँ पे अगर रेशनलाइज अगर कर लेता हूँ, रेशनलाइज बिना रेशनलाइज के कैंसिल होने वाला है नहीं, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 यहाँ पे चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बचेगा 2√3, अब बाय में बचेगा यहाँ पे 3, तो ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे भी इस तरीके से यहाँ पे लिखो 2√3 अपॉन में यहाँ पे 3, अब इसको जोड़ लिया जाए तो 7 5 यहाँ पे हो जाएगा 12 12 हो जाएगा। अब बाय में 2√3 और अपॉन में कितना है 3 है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 12 तो रहेगा, लेकिन इसको डिवाइड करते हैं तो 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 2√3 बचेगा। अब इसको इससे कैंसिल करते हैं तो 6 तो लंबा जा रहा है, 6 3 = 18, अब √3 ये बचा। अब यहाँ पे क्या करना होगा बच्चा, थोड़ा सा कैलकुलेशंस की वजह से इतना लंबा जा रहा है, तो मैं अगर इसको लेकर यहाँ पे आऊं 18/√3 को अगर रैशनलाइज करता हूं तो √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे भी √3, तो यहाँ पे आ जाएगा 18√3 और नीचे में क्या बचेगा 3, इसको कैंसिल कर तो 6√3 कितना आ रहा है 6√3 मेरा आंसर आ रहा है, वहां से मैंने यहाँ पे लेके आया है। तो मतलब ये हुआ, इसमें कॉन्सेप्ट बस इतनी सी बात है, आपको वैल्यू याद रहने चाहिए, बाकी बात जो स्क्वायर करने के लिए बोला गया, जोड़ घटाव करने के लिए बोला गया है ना, वो आपको कर लेने, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत ही आसान होता है। अब यहाँ पे देख लो बच्चा, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। तो चलो इसको समझते हैं। ये जो cosec + cot θ = P लिखा हुआ है, तो एक एक करके अगर मैं यहाँ पे अगर इसको लिखूं, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है sin θ का, तो यहाँ sin θ, ठीक है, प्लस cot का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा cos θ, अब बाय में क्या हो जाएगा sin θ, तो इसको ऐसे लिखो इक्वल टू क्या लिखा हुआ है P, मतलब मैंने क्या किया इसको चेंज करके यहाँ पे लिखा, उतना लाना है। cos θ = क्या लाना है p² - 1 बाय में p² + 1 लाने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं।
तो फ्रैक्शन में यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इसका साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इसका होने के बाद इक्वल्स टू पी, यहां तक कोई दिक्कत है? मैंने इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रैक्शंस लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल का साइन है तो आप इंप्लाइड ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या करो बच्चा, आपको स्क्वायर में चाहिए, किस में चाहिए? स्क्वायर में। अगर स्क्वायर में चाहिए तो मुझे यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग अगर कर लूं तो देखो क्या आने वाला है। अगर इसको स्क्वायर करता हूं तो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस यहां पे कॉस, ठीक है, कॉस 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 थीटा यहां पे है, इसका आप होल स्क्वायर कर लो। बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करें तो, ठीक है। अब कॉस साइन तो यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा का बोथ साइड स्क्वायर, चलो देख लेते हैं। अब बाय में यहाँ पे नीचे भी होगा आपका, क्या हो जाएगा? साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या होगा बच्चा? पी स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपैंड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा 2 नहीं चाहिए। मतलब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सीधी सी बात, इसको 2 बार लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा एक बार, और यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा दूसरी बार, ठीक है। नीचे में अगर बात करें बच्चा, यहाँ पे जो नीचे जो दिख रहा है वो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ ना, और इक्वल टू यहाँ पे क्या है? पी स्क्वायर। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे आते हैं, तो ये जो दोनों दिख रहा है ऊपर में न्यूमरेटर में, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, 1 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा, और फिर से यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, मैंने इस तरीके से रख दिया। अब बाय, आपको मालूम होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अगर थीटा लिखा हुआ है तो अगर इस पे हम स्क्वायर भी अगर लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। तो आपको मालूम ये होना चाहिए जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार प्लस करना होता है, एक बार माइनस करना होता है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, 1 एक बार प्लस के हिसाब से लिख दूं, ठीक है ना, एक बार 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा के हिसाब से लिख लूं, जो कि हो जाएगा पी स्क्वायर के बराबर। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है बच्चा? नहीं ना। अब इस तरीके से अगर मैं लिखा तो देखो, ये 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आपके पास क्या बच रह गया? 1 प्लस कॉस थीटा, अब बाय में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। यहां पे अगर मान लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, मैं यहां पे क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा बच्चा? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं यहाँ पे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, अब यह आ जाएगा पी स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे पी यहाँ पे आ जाएगा, तो पी स्क्वायर फिर आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? कॉस थीटा ही रहने देता हूं, यहाँ पे पी स्क्वायर, और एक मिनट, ये जो माइनस है ना, ये माइनस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको इधर लेके आता हूं तो बन जाएगा प्लस में पी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर कॉस थीटा। अब उसके बाद यहाँ पे ये पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर ऐसे रहने देता हूं, ठीक है, और ये +1 है तो +1 को उधर अगर भेजता हूं तो क्या निकल कर आ जाएगा? -1, ठीक ना। उसके बाद बच्चा अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो कॉस थीटा, ठीक है, अब ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा, अगर ये दोनों में से अगर इसको अगर कॉमन लिया जाए, कॉमन अगर लिया जाए तो यहाँ पे क्या लिया जाए? कॉस थीटा, तो क्या बचेगा? 1 प्लस में पी स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पे है पी स्क्वायर माइनस 1, तो बन तो गया। अब यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना होगा? कॉस थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर वैसे रहने दो, पी स्क्वायर माइनस 1, और ये 1 प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक फॉर्म में है ना, इसको उधर से क्या कर सकते हैं? डिवाइड, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 1। आपको क्या चाहिए था? कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, और नहीं तो एगो और तरीका है,
सीधा सीधा यहाँ पे जो है ना पी का जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कॉस थीटा बराबर करके दिखा दो, ये भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका मैंने ये अपनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट के पीछे, कॉन्सेप्ट आप जैसा लगाओ वो तरीका सही होना चाहिए, जरूरी नहीं है रटा रटैया वाली बातें नहीं करना। आप, मैंने बोला आप चाहो, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सर क्या मैं इसको ये जो पी का वैल्यू दिया गया मैं इसको उठा के यहाँ पर रख दूं, अगर बना लूं तो कोई गलती होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप ऐसे ही बना सकते हो जैसे मैंने बनाया, या वहां वैल्यू पुट कर लो वैसे भी बन जाएगा। ठीक है बच्चा, ये आपको समझ में आ गया? आपने देख लिया किस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। आगे कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपका आइडेंटिटीज में ही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आइडेंटिटीज का ही आता है। मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन की बातें करा। अब यहाँ भी देखो बच्चा, पूरा का पूरा साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, यहाँ पे एलएचएस में दिख रहा है और वहां पे आरएचएस में क्या चाहिए आपको? कॉस में चाहिए ना, तो आपको कोई चीज को चेंज करने की कोई जरूरत है ही नहीं। चेंज वहां पे किया जाता है, जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिया जहां पे आपको पहुंचना है और वो चीज बिना चेंज किए हुए अगर नहीं मिलेगा तो आपको वहां पे चेंज करना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा इसका फ्रैक्शन सॉल्व कर लेता हूँ, इसका और इसका एलसीएम। तो एलसीएम जो होगा यहाँ पे सीधा लिख दो साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और फिर यहाँ पे अच्छा मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, इसको सीधा ब्रैकेट्स में रख दो। मल्टीप्लाई अगर करोगे ना तो फंस जाओगे फिर कैलकुलेशंस के लिए। तो अभी तक आपने देखा होगा बच्चा, जितना भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा वो सब का सब डायरेक्ट एल से मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखा है। ठीक है, किसी को मल्टीप्लाई किए नहीं, बस ऐसे रख दिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो एलसीएम है, इस एलसीएम को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये से ये कैंसिल होगा, बचेगा यही ना। इसको ऊपर वाले के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आप सीधा सीधा यहाँ पे पहले 2 बार लिखा जाएगा, इसके लिए आप सीधा स्क्वायर लगा दो, हाँ या ना। अगर इस एलसीएम में इससे अगर डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं है, बस इसका स्क्वायर लिख दो। 2 बार तो मल्टीप्लाई होगा ना, इसलिए स्क्वायर हो गया। प्लस यहाँ भी ये एलसीएम, इस एलसीएम को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 2 बार ही लिखा पाएगा। इसका भी क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। बाकी बात आपको ये बात तो समझ में आ गया। ये तो आपका क्या है, ये आपका है आरएचएस, जो कि आपको दिखाना है मुझे। मैं यहाँ पे किसके तरफ से चल रहा हूँ, एलएचएस के तरफ से। ठीक है ना, तो यहाँ से एलएचएस से चलते हैं और आरएचएस इतना आपको प्रूफ करके लेके दिखा देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसको लेके ऐसे नहीं चल सकते हैं, देखो नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है, अब इसको रिवर्स करके देख सकते हो, लेकिन आने के लिए आ सकता है, मेहनत लगेगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो, लेकिन उतना मेहनत क्यों करना है जबकि इस तरीके से वो सिंपल तरीके से आपको समझ। लेकिन अधिकतर क्या होता है ना, आप हमेशा एलएचएस से किधर चलते हो, आरएचएस की तरफ। ठीक है ना, आरएचएस से एलएचएस की तरफ चांसेस बहुत थोड़ा कम रहता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से आपको बनाना पड़ेगा। यहां पे अगर बात करें बच्चे, इसको क्या करो, साइन प्लस कॉस का a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको देखिए आइडेंटिटीज को बनाने के लिए आपको जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता है वो भी याद रखने की जरूरत है। जैसे कि आपको देखा जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है ना, ए माइनस बी का होल क्यूब का, उसकी तरफ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ये सब जो आइडेंटिटीज होता है अलजेब्रा का, ये भी आपको जरूरत पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर की अगर बातें करूं तो क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में 2ab, तो 2 यहाँ पे साइन ए और फिर हो जाएगा कॉस ए। ये मैंने बात किया। प्लस अब इस तरह आते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस में यहाँ पे चल रहा है इसीलिए -2, ठीक है, साइन ए और कॉस ए यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है ये वाला, इसको आप कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए a माइनस बी है और a प्लस बी है, a माइनस बी और a प्लस बी मतलब a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यही न होता है फॉर्मूला। इसको ऐसे कर सकते हो। आप देखो सीधा सीधा यहाँ पे आएंगे, ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको ऐसे करके अगर आप अरेंज करना चाहते हो तो ऐसे करके करो ना, यहां से इसको देख लो, उसके बाद यहां से इसको देख लो। आप देखो बच्चा ध्यान से, ये +2 साइन कॉस है, इसको इससे क्या करो, कैंसिल कर लो, कर सकते हो। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। यहाँ पे भी क्या होगा, साइन स्क्वायर ये है और प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ भी कितना होगा, 1। ऊपर में ये और ये तो कैंसिल हो चुका है। यहाँ अब नीचे आते हैं,
नीचे अगर देखें तो हमको क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर में चाहिए, लेकिन नीचे में क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए भी दिख रहा है। तो एक लाइन और चल के दिखा देता हूं, साइन स्क्वायर ए अब माइनस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए। ऊपर तो ये कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे जब इसको मैं अगर जोड़ लेता हूं तो जोड़ने के बाद क्या नजर आ रहा है, जोड़ने के बाद क्या पता चलेगा, 2 नीचे में, अब नीचे में किसी बराबर में लेके चल देता हूं, साइन स्क्वायर जो होता है बच्चा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, हाँ या ना, कमेंट में करना। 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए के बराबर में होता है। अगर मैं यहाँ पे अगर रफली लिख दूं तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है। इसी वजह से मैं इसको यहाँ पे चेंज करके रख दिया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बाकी बात आपको क्या नजर आ रहा है, बाकी बात क्या नजर, ऊपर में टू तो होबे करेगा, ये 1 होबे करेगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। आई थिंक यही आपको चाहिए था, ये आपको मिल गया, यही हुआ आपका RHS, है ना। तो आपने क्या किया यहाँ पे, बस a प्लस बी के जो होल स्क्वायर होते हैं इसको आपने एक्सपेंड किया। आपका मतलब आप अगर मैंने बनाया इसके हिसाब से, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने फ्रैक्शंस को सॉल्व करके इसको लेके आगे बढ़ा। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं। आइडेंटिटीज तो यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब यहां पे आता है आपका एप्लीकेशंस का, ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो यहां पे आपको थोड़ा ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि 100% ट्रिग्नोमेट्री से और हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट की मैं बात करूंगा, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग नीचे से अगर ऊपर की ओर अगर देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस, है कि नहीं है। अगर नीचे से ऊपर की ओर अगर देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पहले कॉन्सेप्ट के पीछे चलते हैं। अगर मान लीजिए नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और ये ग्राउंड लेवल पे होता है, इस एंगल थीटा एंगल की अगर बातें करें, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस, बोलते हैं ना। ये एंगल ऑफ क्या होता है, एलिवेशंस होता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं बच्चा, अगर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जब देखा जाता है तो वो एक इमेजिनरी लाइन के ड्रॉ करते हुए यहाँ पे ये एंगल जो थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी एंगल क्या बनाएगा, थीटा एंगल। तो ऊपर से नीचे को देखने को हम लोग बोलते हैं, ऊपर से नीचे को और देखने को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशंस, और नीचे से ऊपर की ओर देखने को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं ना। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट। अब इसको अगर हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट में यही देने वाले हैं, जिसके डायग्राम, फिगर सबसे मेन चीज है, ठीक है ना। अगर हाइट एंड डिस्टेंस में अगर फिगर अगर बन गया बच्चा, तो 100% ये मान के चलो आपका क्वेश्चन 100% में से 100% में से आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अगर सही तरीके से आपने अगर डायग्राम बना दिया तो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पढ़िए पहले क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चंस को आप 3 बार पढ़ें। अगर एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो उसको 3 बार कम से कम जरूर पढ़ें। लिखा हुआ यहाँ पे द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया टू सी फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस on the same side of front be 45 degree and 30 degree, the sheep are 200 meter apart from, ठीक है, तो दोनों मीटर के साथ बोला गया find the height of the light house। लाइट हाउस का यहाँ पे हाइट मुझे पता करना होगा, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर देखें द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे पहले डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा। तो मान के चलिए यह लाइट हाउस है और यहाँ पे 2 शिप की बात कर लेते हैं, एक शिप है और ये दूसरा शिप है, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, और ये मान लेते हैं लाइट हाउस है, ठीक है। अब ऐसे करके जो आया वो कितना डिग्री पे आ रहा है, पहला आ रहा है 45 डिग्री पे, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पहला 45 डिग्री यहाँ बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी इसको मान लेते हैं पी है, ये मान लेते हैं क्यू है, ठीक है। अब दूसरा बोला गया 30 डिग्री के हिसाब से, तो 30 डिग्री के हिसाब से यहाँ बना देते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया था, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझा ये देता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लेट पी क्यू इज ए लाइट हाउस का, ये लाइट हाउस, ठीक है। पी क्यू आपका क्या है, लाइट हाउस है, इसके हाइट की बातें कर रहा है। तो आपको निकालने फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस, मतलब आपको इसका ये हाइट निकालना है। ये आपको पता चल गया होगा, ये 90 डिग्री हिसाब से बनवे करेगा। और ये जो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री की जो बातें करते हैं बच्चा, उस सब में
क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनना ही चाहिए, ठीक है। ये सब तो ठीक हो गया। अब पूछ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ ये है, तो इफ द शिप आर 200 मीटर अपार्ट, तो इसका मतलब ये हुआ जो दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो कितना का डिस्टेंस बोला गया, 200 मीटर के दूरी पे है ना। तो यहाँ पे क्या करो, 200 मीटर लिखो और यहां से यहां तक की बात चल रहा है। दोनों ए, मान लो ए आपका एगो शिप है और दूसरा जो है वो बी शिप है, और यहां से लाइट हाउस है। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने को मिला 45 डिग्री और इस शिप के लिए देखने को मिला एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दिया है 200 लिखा हुआ है। अब इसके हिसाब से पूछ रहा है ये लाइट हाउस का हाइट क्या होगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना होगा, पहले इस ट्रायंगल को लेके आपको हाइट निकालना होगा। अगर ये 200 मीटर की अगर दूरी दिया हुआ, अगर मैं यहां से इसको मान लेता हूं ये x है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मान के चलूं, अगर ये x है, ये अगर मान लीजिए x है, तो टोटल अगर 200 है तो 200 में से अगर x को माइनस करूंगा तो ये कितना बचेगा, 200 माइनस x, यही बचेगा। तो बेस यहाँ पे ये बात चला गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे आते हैं, और जब हाइट की बात चल रहा है तो हम लोग tan थीटा की ही बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गिवन विभेन नहीं लिखा है, बस आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बना दिया, फिगर बना दिए हैं। अब यहाँ पे मुझे हाइट जो निकालना बस उतने लेकर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो अब आएंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल आपका PAQ पे आते हैं, ठीक है। तो PAQ आप जैसे देख पा रहे हो, PAQ पे अगर मैं tan थीटा अगर यूज करता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा जो किस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, ये इसके इमेजिनरी लाइन होते हैं, ये पैरेलल होता है, ये आपका लाइट हाउस है, यहाँ मैंने x माना है, ये इतना माना, ये लिखना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है, आपको मालूम ही होगा। बस आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या क्वेश्चन जो दिया जाता है उसके डायग्राम बनाते कैसे हैं। चलो इसको आप x इसको y भी मान सकते हैं, जो कि इमेजिनरी के हिसाब से दिया गया, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से बना दिया। अब जो मैं यूज कर रहा हूं tan APQ 45 डिग्री। अच्छा, tan का फॉर्मूला क्या बनता है, P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो P जो होगा परपेंडिकुलर वो हो जाएगा H, और बेस जो होगा यहाँ बच्चा वो क्या हो जाएगा X। tan 45 डिग्री के वैल्यू कितना होता है बच्चा, 1। तो 1 इक्वल हो जाएगा H अपॉन X। तो यहाँ पे X बराबर में क्या हो जाएगा H, मतलब जितना आपका ये बेस है उसी की हाइट के बराबर होगा। ये आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आते हैं इन ट्राइंगल आते हैं PAQ पे, या P या तो BA नहीं है B, अरे यार क्या है, तो यहां पे आ जाएगा हम लोग का B और PQ पे, ठीक है। इस तरीके से ट्राइंगल BPQ पे अगर यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री तो इसका भी P बाई B बनेगा। P मतलब परपेंडिकुलर, जो कि क्या है आपका हाइट, तो यहाँ पे आपको ले लेना होगा हाइट। और बेस B, अच्छा बेस जो है ना आपको इतना ही लेना है, क्योंकि आप इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना। बेस यहाँ पे होगा 200 माइनस x, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 माइनस x। तो बच्चा tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 200 माइनस x। अगर आप इसको पहला इक्वेशन मान के चलते हो, इसको अगर मान के चलो दूसरा इक्वेशन, तो क्या करो यहाँ पे, चलो यहाँ पे ध्यान देखो, ये x बराबर में h है। अगर जहां पे अच्छा निकालना मुझे क्या है हाइट, तो अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं जहां x है वहां पे मैं अगर h मान लूं तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड से सीधा आपको समझा देता हूं। मैंने यहाँ पे क्या करा भाई, 1/√3 दिया गया है ना, 1/√3। यहाँ पे लिखते हैं 1/√3 इक्वल्स टू h का h रहने देते हैं, 200 रहने देते हैं, और इस x के जगह पर ये जो x आपको दिख रहा है, इसके जगह पर मैं क्या यूज कर लेता हूं, h, क्योंकि x बराबर में क्या है h है, इसी वजह से मैं यहाँ पे h यूज करता हूं। कोई कंफ्यूजन है? अब यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा 200 माइनस h इक्वल्स टू हो जाएगा √3h, ठीक है। अब मुझे h अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो 200 इक्वल्स टू √3h माइनस h, अच्छा प्लस h, ठीक है। इसको सीधा 200 इक्वल्स टू
h कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे अगर h कॉमन लेता हूं बच्चा तो यहाँ बनेगा कितना √3 प्लस में 1। अब इसको सीधा लिख देता हूं, h बराबर में हो जाएगा 200 अपॉन में यहाँ पे √3 प्लस 1। देखो हम इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं, आप चाहो तो इसका √3 का वैल्यू पुट कर लो या तो इसको रैशनलाइज करके फिर निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था, मुझे h चाहिए था। h का मतलब क्या, हाइट निकालना था मुझे लाइट हाउस का, मैंने निकाल दिया। इस तरीके से ये निकल के आएगा। अब इसके आगे चाहो तो इसको रैशनलाइज करो या तो √3 का वैल्यू पुट करके फिर वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल लो, निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में आपको इस तरीके से करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे भी क्वेश्चन दिया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस का ही है, लिखा है यहाँ पे द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल ऐसे करके, ठीक है ना। 2 पोल के बीच में लिखा है 15 मीटर है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे 2 पोल के बीच में बोला गया, चलो एक पोल मान लेते ए है, दूसरा मान लेते हैं बी है, और बोला गया दोनों के बीच में हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 मीटर का है। मैंने मीटर यूज नहीं किया, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल, ये जो फर्स्ट पोल है, मान कर चलो ये फर्स्ट पोल है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन सीन द फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड पोल पे बना रहा है 30 डिग्री के हिसाब से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बना रहा है भाई, तो थोड़ा सा इसको छोटा बना लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। अब इसका इमेजिनरी लाइन इस तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बोला कि इसके टॉप पे बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। तो ये बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इस तरीके से बनता है ना। इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ करा, ठीक है, डॉट 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 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट से यहाँ भी आपको डॉट डॉट से कर लेना होगा। ये बात समझ में आ गया। ABCD ऐसे करके चलते हैं। अब ये E है, अब बाकी बात ये आप चाहो तो XY ये इमेजिनरी लाइन ले सकते हो, इसको ड्रॉ किए। अभी देखो कंप्लीट हुआ नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या करना होगा, देख लेते हैं। तो बोला गया 2 पोल, इसका 15 मीटर दिया हुआ, मैंने लिख दिया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट, इसके जो फर्स्ट जो आपको दिख रहा है, इसके फर्स्ट से बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड, इसके सेकंड में देना है, ठीक है, जो कि कितना है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल 24, तो ये 24 मीटर का मान लेते हैं, इसका हाइट दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, तो इसका मुझे हाइट पता करना है जो कितना होगा। ये पोल जो दिख रहा है, इसका मुझे क्या पता करना है, हाइट क्या होगा। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके कट करा, अगर ये 24 है तो ये भी कितना होगा, 24 होगा, यहां से यहां तक होगा कि नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे अगर देखा जाए इस बॉक्स से तो मुझे कोई मतलब नहीं, इसका लेंथ से मतलब है। अगर ये 30 डिग्री दिया गया है और यहाँ पे 90 डिग्री, अगर मैं किसी तरीके से इसका अगर लेंथ निकाल लूं, इसका हाइट अगर मैं निकाल लूं, तो क्या होगा, इसको और इसको जोड़ दूं तो पूरा हाइट निकल के आ जाएगा टावर का, फर्स्ट टावर का। तो यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, लेट कर लेता है इसको बनाने के, लेट हाइट ऑफ फर्स्ट टावर, लेट हाइट ऑफ फर्स्ट टावर। तो फर्स्ट टावर है, तो फर्स्ट टावर का हाइट हम यहाँ पे क्या निकाल के जाएंगे, तो AE है। अब AE अगर निकालना होगा तो AE निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, AE निकालने के लिए आपको AD प्लस में क्या करना पड़ेगा, DE करना पड़ेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। बस मैं इतना ही सिर्फ लिखा हूं स्टेटमेंट, बाकी बात आपको ये बराबर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होता है। अब मैं आप क्या यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज करता हूं इन ट्राइंगल DEC, ठीक है, DEC पे चलते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल DEC ऐसे करके आया। अब DC अगर इस तरीके से आया, दिसंबर बन गया, तो मैं यहाँ पे आता हूं tan के लिए, tan 30 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला क्या बनता है, P/B। तो चलो यहाँ पे इसका P जो बनेगा परपेंडिकुलर, इतना ही नहीं बनेगा, अगर इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर इतना ही बनेगा, DE। तो यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूं DE, ठीक है। बेस क्या बनेगा, तो बेस ये बनेगा। वैसे ये 24 बोला, अच्छा ये देखो 15 है ना नीचे में, ये 15 तो ये है, इसका मतलब ये भी कितना होगा, 15 ही होगा। कट करके होता है ना, होता है या नहीं होता, अगर आपने कट करा तो ये इसका लेंथ जितना होता है उसका लेंथ भी उतना ही होता है, आप लोग पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ 15 के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे आप DC लिखना चाहते हो तो लिख दो DC, क्योंकि मैं मेंशन कर देता हूं जो DC है ना
वो बराबर होता है ए बी के हिसाब से, जो कि 15 दिया गया है। तो ये मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर tan 30 का जो वैल्यू होता है बच्चा वो कितना होता है 1/√3, तो मैंने ये लिख दिया बराबर डी, तो डी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद डी सी जो है वो 15 हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करना है तो ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो भैया, इसको 15, ठीक है, /√3 इक्वल टू हो जाएगा डी, ऐसे करके लिख सकते हैं। इसको अगर मैं रेशनलाइज अगर कर लूं 15/√3 इंटू, रेशनलाइज कर रहा हूं मैं, √3 अब /√3, इसको मल्टीप्लाई किया जाए 15/√3 अब बाय में 3, इसको कैंसिल कर लिया जाए तो बचेगा 5√3, जो कि क्या निकला डी निकला ना। मतलब डी को मैंने इसको रेशनलाइज करते हुए यहाँ पे आया, रेशनलाइज किया तो 5√3 निकला। अब डी निकल चुका है, तो यहाँ पे एडी ऑलरेडी 24 दिया हुआ है ना। साफ साफ बच्चा अब यहाँ पे आ जाओ, ए अगर निकालना है तो एडी के वैल्यू कितना है 24, और प्लस में डी मैंने अभी कितना निकाला है तो 5√3। अब यही होगा आंसर। वैसे अगर आपको रूट का वैल्यू अगर निकालना है तो आप ले सकते हो, रूट का वैल्यू यहाँ पे 1.73 लिख लेना, मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ देना, आपका हाइट पता चल जाएगा। अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात कुछ नहीं है, आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। यहां तक बातें आपको समझ में आ रहा है बच्चा, यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कौन सा क्वेश्चन है चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस का ही है। ये क्वेश्चंस आपका बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही आ चुका है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे एक यहाँ पे एरोप्लेन है, इतना डिस्टेंस बन जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जब देखा गया एरोप्लेन जो फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना, ए पॉइंट पे, चलो ए पॉइंट पे हमने सोचा ए पॉइंट पे फ्लाई कर रहा है, फ्लाई तो ऊपर कर रहा होगा, ठीक है, और बोला कि 60 डिग्री पे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। अब आगे बोला कि यहाँ पे आफ्टर 30 सेकेंड्स, मतलब फ्लाइट जो यहाँ पे था, अब यहाँ से 30 सेकेंड्स के बाद कहीं न कहीं पहुंचा होगा, तो मान के चलो यहाँ पहुंचा, ठीक है ना, इसके हाइट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले मान के चलते हैं यहाँ पे कुछ था, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे था, जो कि 60 डिग्री के हिसाब से एंगल बना रहा था यहाँ। अब पॉइंट्स ग्राउंड लेवल से ए, तो इसको मान लेते हैं बी, यहाँ मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं ई। अब क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से सुने, यहाँ तक बात मैं आपको बता देता हूँ। पहले बोला गया एक एंगल था ग्राउंड लेवल से, जब यहाँ से जब देखा गया फ्लाई को उड़ते हुए, फ्लाई करते हुए ई पॉइंट पे, तो यहाँ पे जब पहले फ्लाइट था, एरोप्लेन था, वो 60 डिग्री के हिसाब से था। लेकिन बोला गया आफ्टर 30 सेकेंड्स, मतलब ई से डी तक आने में उसको जो टाइम लगा, यहाँ जो टाइम लगा उसको कितना लगा 30 सेकेंड्स लगा, इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। तो क्या देख रहा है यहाँ पे, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बिकम बन जाता है 30 डिग्री। मतलब यहां से अगर मैं यहां से अगर बात करूं तो अब यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो कितना डिग्री हुआ, व्हाइट कलर का, वो 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, अच्छा ये भी लिखा हुआ है, जो एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000√3, मतलब इसका हाइट जो दिख रहा है ना बच्चा, इसका एरोप्लेन का ये जो हाइट है वो कितना है, वो है आपका ये हाइट हुआ, ये कितना, ये क्या होता है हाइट, ये जो आपका हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ 3000√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइट जो दिया गया है वो आपका 3000√3 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, मतलब यहां से यहां तक आप स्पीड निकालें, क्योंकि फ्लाइट यहां पे था ना, और 10 सेकंड के बाद यहां पे पहुंच जा रहा है, यहां से यहां तक आने में इसका स्पीड क्या होगा यही निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए डिस्टेंस बाय क्या होना चाहिए, टाइम। टाइम तो आपके पास है 30 सेकंड, मतलब मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है किसका, बीसी का, ये मुझे निकालना होगा। अगर ये निकाल लेते हैं तो इसको इससे टाइम से जो 30 सेकंड अगर डिवाइड कर देते स्पीड पता चल जाएगा, है कि नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग पता कर लेते हैं, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ABCD में रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात यहाँ पे ये कर लूं बचा, और भी कुछ दिया हुआ है नहीं, अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे tan
सॉरी इन ट्राइंगल ए बी ई का, तो यहाँ पे आ जाओ इन ट्राइंगल ए बी ई का। अब यहाँ पे tan 60 डिग्री यूज कर लेते हैं। tan 60 डिग्री के हिसाब से अगर बात करें तो P बाई बी, तो P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हाइट कितना दिया हुआ है 3000। देखो मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 3000 मतलब P मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा 3000 रूट 3। अब बाई बेस, तो बेस आपका क्या है ए बी है, तो आप चलो यहाँ पे ए बी ले लो, और नहीं तो आप चाहो तो एक्स वाई के हिसाब से ले लो। अगर ज्यादा आपको नहीं लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक लिख लो, ये एक्स है और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है वाई, कोई दिक्कत। आप पूरा जब जोड़ेंगे बेस के हिसाब से तो क्या बनेगा x प्लस वाई, हाँ या ना। अगर यहाँ अगर इतना x है फिर इतना y है, अब जो दोनों को अगर जोड़ेंगे a से लेकर c तक तो x प्लस वाई बनेगा बेस ना, वो आपको ध्यान रखना होगा अभी बनाएंगे तो। अच्छा ये तो हो गया परपेंडिकुलर, बेस इसके लिए क्या बनेगा x। tan 60 के वैल्यू कितना होता है बच्चा रूट 3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3000 रूट 3 अब बाय में x। अच्छा नीचे कुछ भी नहीं तो 1, तो इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का जो वैल्यू हुआ वो कितना हो गया 3000, ये आपको याद रखने हैं। अब आते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ए डी सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए डी सी में अगर आते हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री के हिसाब से बना रहा था, तो इसलिए tan 30 डिग्री। अब पी मतलब परपेंडिकुलर, तो जो कि एच जो दिया गया परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट जो एच मैंने यहाँ फिलहाल मान लिया हाइट को, जो कि 3000 रूट 3 है। और बेस जो होगा, अब देखो अब जो इस ट्राइंगल के लिए बेस होगा x प्लस क्या बनेगा y, तो अब यहाँ पे लिख लो बच्चा x प्लस y, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, यहाँ से आप यहाँ पे आ जाओ, बनता है 1 बाय रूट 3, तो ये 1 बाय रूट 3 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 3000 है तो 3000 लिख लो, और नीचे में x प्लस वाई, x का वैल्यू आपने कितना निकाला है 3000, तो यहाँ पे लिख लो 3000 प्लस y, क्योंकि आपको अल्टीमेट क्या चाहिए y चाहिए, तभी तो यहाँ पे अगर आपको ये स्पीड अगर निकालना है बच्चा, स्पीड अगर निकालना है तो डिस्टेंस आपको क्या चाहिए y, तो y बाई अगर आपको t करना है तभी तो निकल क्या आएगा। अगर आपको स्पीड चाहिए तो y बाई टी, तो y ना आपका यहाँ पे लेंथ है तो वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हो जाएगा 3000 प्लस वाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 3000 होगा ना, इंटू हो जाएगा 3, क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको 3 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू 3 3 यहाँ हो जाएगा 9, तो 9000 में से 3000 अगर चला गया तो बचेगा बच्चा 6000 बचेगा, जो कि यही आपको चाहिए था लेंथ। लेंथ मिल गया, आपको ये स्पीड पता करना है तो लेंथ y बटे टी, तो y कितना हो गया 6000 हो गया, और स्पीड सॉरी टाइम कितना दिया हुआ है 30, तो 30 से इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 200 और ये मीटर में है तो मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड हो जाएगा। यही आंसर होगा जो कि बी से लेकर बी से सी तक जाने में इसको लगा स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से यहां से यहां तक गया, जिसके वजह से इसको 30 सेकंड्स का टाइम लगा, ठीक है। तो ये रहा बच्चा क्वेश्चन, तो मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ, ये आपको समझ में आ गया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस से ही है, चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। इफ द टावर का लिखा हुआ है हाइट अगर 30 मीटर है, चलो कोई बात नहीं है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसी को टावर मान लेता हूँ, जिसका हाइट कितना दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। अब ऐसे करके आता हूँ, यहाँ पे भी मान के चलो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग ये तो मैंने माना टावर, क्योंकि टावर की हाइट दिया हुआ। चलो ये हुआ ए, ये हुआ बी, ठीक है। तो इसको मैंने क्या माना भैया, इसको मैंने माना टावर है, बस समझने के लिए इसको हिंट कर देते हैं, ये टावर है, ठीक है। जो टावर का हाइट बोला गया 30 मीटर है। अब लिखा है द एंगल ऑफ जो एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ टावर बिल्डिंग के फुट से, ठीक है। तो बिल्डिंग के फुट, तो बिल्डिंग मान के चलो ये है, ठीक है ना, बिल्डिंग के ये है। अब बिल्डिंग के फुट से बोला गया है, तो बिल्डिंग के फुट से हम लोग को बोला गया कितना बोला गया भैया, बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द
टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये है टॉप ऑफ टावर, ठीक है, जो बोला गया 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है और यहां से बोला गया है ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो आपको पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ए बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, तो ये आपका जो है ना ये बिल्डिंग, ठीक है ना, ये आपका क्या है बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग का हाइट पता करना है, ये पता करना है अगर वहां पे वो दिया गया है तो, ठीक है। इतनी सी क्वेश्चंस दिया गया है तो हम लोग ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा आते हैं ट्राइंगल डीसीबी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल डीसीबी, अच्छा देखो मैं बार बार कह रहा हूं, जो क्वेश्चन जो कहेगा ना उसके हिसाब से बनाना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बता दिया, नीचे से ऊपर की ओर देखने की बात कहते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखने की बात कहते हैं। जैसा इस क्वेश्चन में कहा गया था उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने तो देख लिया, अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर हमने ट्राइंगल डीसीबी लिया तो डीसीबी में ये जो एंगल दिखा रहा है 30 डिग्री ये बता रहा है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे बिल्डिंग का हाइट निकालना है, तो बिल्डिंग का हाइट को चलो मान लेते हैं एच मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, बिल्डिंग का हाइट को मैंने क्या मान लिया एच, बस रफली मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अगर tan यहाँ पे चलते हो बच्चा आप 30 डिग्री p बाई बी ही लेके चल रहे हैं, tan का मतलब क्या है, जो रेशियो बनेगा p बाई बी, तो p मतलब परपेंडिकुलर मतलब हाइट, यहाँ पे आपको h चाहिए, b मतलब बेस, तो बेस आपको BC ही रहने वाला है, tan 30 के वैल्यू हो जाएगा 1/√3, एच के एच रहने देते हैं, बीसी का बीसी ही रहने देते हैं, ठीक है। और आपको एच चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से बीसी इक्वल टू √3h, आप इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इन ट्राइंगल बीसीए या एबीसी में आते हैं, ठीक है। एबीसी में अगर आते हैं बच्चा तो यहाँ भी आप tan यूज करो, तो tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री पी मतलब परपेंडिकुलर, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा कितना होगा 30 डिग्री टावर की हाइट होगा, इसका जो बेस होगा कितना होगा BC, इसको अगर मैं tan 45 डिग्री की अगर वैल्यू की बात करूं कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 30, अब हो जाएगा BC होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BC का BC रह जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, है ना। तो BC का वैल्यू आपका निकल का आ गया सेकंड ये, फर्स्ट ये, तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से अगर मैं बात करूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो देखो आपको क्या चाहिए हाइट चाहिए, अगर इसका हाइट निकालना है तो BC, देखो ये भी BC के बराबर में, ये भी BC के बराबर, ये भी BC के बराबर है, ये BC के बराबर, इसका मतलब ये हुआ √3h जो होगा वो 30 के बराबर में हो जाएगा, होगा ना। √3 नहीं है, यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है, √3h जो होगा वो 30 के बराबर में होगा ना। तो मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूं, तो h जो बराबर होगा वो 30, अब में हो जाएगा √3। अब देखना हमेशा बच्चा किसी भी हालत में डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर में नहीं छोड़ना होता है, इसको क्या करो रैशनलाइज कर लो, √3 अब में हो जाएगा √3, तो यहाँ पे 30 √3 अब में हो जाएगा 3, इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो 10, तो हाइट ऑफ जो बिल्डिंग होगा वो होगा 10√3 होगा। आप लोग चेक कर लो भाई बना के क्या है नहीं है, इतना ही है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है, जो भाई अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अगर सॉल्व अगर करने हैं तो पहली बात आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, उसके बाद आपको जो है ना कैलकुलेशन सही तरीके से होना चाहिए, और जहां तक रहा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का तो उसके लिए आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद आपको डायग्राम को सही तरीके से बनाना पड़ेगा। जब ये अगर बना लेते हो तो उसके बाद यहाँ पे किसको क्या माने हो उसको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लिखो, और उसका सबसे मेन जरूरी बात होता है ट्राइंगल को कंसीडर करना, आप कौन से ट्राइंगल को किस तरीके से कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। आई होप फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही बात करना चाह रहा हूं, और अगले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से और भी क्वेश्चंस के साथ बात करूंगा, क्योंकि मुझे आज बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करना था, ठीक है। थैंक यू।